हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल फिजियोसॉरस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में किन किन टॉपिक्स के बारे में बात हम आज करने वाले हैं वो सारा आपको थंबनेल में टॉपिक्स दिख रहा होगा, तो एक एक करके उन सारे टॉपिक्स को हम लोग डील करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो पहले एक बेसिक ओवरऑल हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है और इसका साइन और सिम्टम्स क्या क्या है। फिर बाद में हम लोग क्लासिफिकेशन और ईटियोलॉजी और असेसमेंट, पीटी मैनेजमेंट वगैरह सबके बारे में बात करते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए सेरेब्रल पाल्सी बेसिकली एक तरह का मोटर डिसऑर्डर है जो कि ब्रेन में लीजन होने के कारण डेवलप होता है। अब ये जो लीजन डेवलप हो रहा है ये प्री नेटल फेज में भी हो सकता है, पेरीनेटल फेज में भी हो सकता है और पोस्ट नेटल फेज में भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो लीजन जो डेवलप होता है ब्रेन में ये नॉन प्रोग्रेसिव होता है, मतलब कि जो लीजन है वो एज के साथ साथ बढ़ेगा नहीं। ठीक है, लेकिन चूंकि लीजन डेवलप हो चुका है और नर्वस सिस्टम उस लीजन के प्रेजेंस में डेवलप होता चला आता है, इसके कारण क्या होता है कि डिसओरिएंटेड मूवमेंट देखने को मिलता है और पोस्चर का भी चेंज देखने को मिलता है एज बढ़ने के साथ साथ। ठीक है, उसके साथ साथ स्पीच और कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आता है, हियरिंग का प्रॉब्लम आ सकता है, विजुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, एपिलेप्सी हो सकता है, परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस, एप्रैक्सियस, मेंटल डिफेक्ट और जनरल बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चा है वो हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि वो क्रॉल नहीं कर सकता हो या चल नहीं सकता हो या अपना हाथ का इस्तेमाल नॉर्मली जो मूवमेंट होता है हाथ का वो नहीं कर सकता। ठीक है, इसके साथ साथ वो अपना जो हेड का है, हेड का भी प्रॉपर कंट्रोल बच्चा अपने आप से नहीं कर पाता है, इसके कारण से इम्प्रॉपर हियरिंग भी देखने को मिलता है। ठीक है, इन सब के अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसके साथ साथ पुअर आई कॉन्टैक्ट भी देखने को मिलेगा और बच्चा सोशली और इमोशनली हैंडीकैप्ड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में हम लोग ईटियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ईटियोलॉजी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला ईटियोलॉजी है आपका एबनॉर्मल लेबर और एबनॉर्मल डिलीवरी, जैसे कि फोर्सेप्स डिलीवरी हो गया, एस्फिक्सिया ऑफ न्यूबॉर्न बेबी हो गया, नियोनेटल फेज में अगर जॉन्डिस डेवलप हो गया या फिर प्री मैच्योर डिलीवरी जो होता है वो हो गया। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें पोस्टनेटल कॉजेज़ के बारे में तो ट्रॉमा हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, इंसेफेलाइटिस हो सकता है, हाई फीवर, वैस्कुलर एक्सीडेंट या फिर ट्यूमर भी एक तरह का कारण है। इसके अलावा अगर हम लोग ईटियोलॉजी के बारे में बात करें तो हाइड्रोसिफेलस, स्पाइना बाइफिडा, रेडिएशन, डायबिटीज़ मेलाइटस और जेनेटिक भी इसका कॉजेज़ है। अब देखिए मेन जो है सेरेब्रल पाल्सी का उसका क्लासिफिकेशन हम लोग को जानना है। तो क्लासिफिकेशन जो होता है वो 4 बेसिस पे क्लासिफाइड होता है। सबसे पहला है आपका डायग्नोस्टिक वाले बेसिस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस सीपी जो होता है वो 5 तरह का होता है। सबसे पहला है वो स्पास्टिक, दूसरा है एथेटॉइड, तीसरा है एटैक्सिक, चौथा है मिक्स्ड और पांचवा है हाइपोटोनिक। इसमें से जो स्पास्टिक होता है, स्पास्टिक सीपी सबसे ज़्यादा कॉमन होता है और स्पास्टिक सीपी में भी बच्चों में ज़्यादातर स्पास्टिक डायप्लीजिया देखने को मिलता है। स्पास्टिक में फिर 3 तरह का होता है, स्पास्टिक डायप्लीजिया, स्पास्टिक क्वाड्रिप्लीजिया और स्पास्टिक हेमीप्लीजिया। ठीक है, आगे जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 6 क्लासिफिकेशन होता है आपका। पहला है आपका हेमीप्लीजिया, उसके बाद है आपका क्वाड्रिप्लीजिया, तीसरा आता है आपका डायप्लीजिया, चौथा है ट्राइप्लीजिया, पांचवा है पाराप्लीजिया और जो छठा है वो है मोनोप्लीजिया। इसमें जो मोनोप्लीजिया है वो काफ़ी रेयर होता है। ठीक है, चलिए अब जो तीसरा क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी 3 क्लासिफिकेशन होता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड में बच्चा इंडिपेंडेंट होता है लेकिन क्लम्सी दिखता है। ठीक है, और जो सीवियर होता है उसमें बच्चा टोटली हेल्पलेस होता है, कोई भी काम वो बिना हेल्प के कर ही नहीं सकता है। मॉडरेट मतलब बीच बीच का पार्शियल इंडिपेंडेंट होता है और मोस्ट ऑफ द काम के लिए वो क्या करेगा, हेल्प की ज़रूरत होगी उसको। ठीक है, अब जो चौथा जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका फंक्शनल लेवल पे। तो फंक्शनल लेवल पे जो क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू एज होता है। ठीक है, ये लेवल्स के तौर पे इसको बांट दिया गया है, 5 लेवल होता है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस मोटर फंक्शन स्केल लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5। ठीक है, तो जब आप इसका पिक्चर्स देखेंगे ना तो काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि फंक्शनल लेवल पे किस अकॉर्डिंग ये बांटा गया है, अकॉर्डिंग टू एज। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर्स कौन कौन सा होगा। ठीक है, सबसे पहला है कंजेनाइटल मायोपैथी, फीडिंग डिसफंक्शन, मेनिंजाइटिस, इंट्राक्रेनियल हैमरेज, रिकरेंट नियोनेटल सीजर और हाइड्रोसिफेलस। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, आपको और पता है तो अच्छी बात है। मैंने जो 4-5 जो मेन था वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें साइन और सिम्टम्स के बारे में
तो ये जनरल साइन एंड सिम्टम्स है, हम लोग स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आ गया आपका स्लो एक्विजिशन ऑफ मोटर स्किल, मतलब कि मोटर स्किल जो होता है वो बच्चा धीरे धीरे सीखता है, ठीक है। आम जो उस एज के बच्चे होंगे उसके अगर कंपैरिजन में अगर आप बात करेंगे तो बच्चा का जो मोटर स्किल होगा वो बहुत स्लो होगा, स्लो लर्निंग होगा। उसके अलावा जो मोटर फंक्शन होता है वो भी एबनॉर्मल होता है, जिसके कारण पोस्चर और मूवमेंट एबनॉर्मलिटी देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरा है वो है आपका एबनॉर्मल रिफ्लेक्स। एबनॉर्मल रिफ्लेक्स जो बच्चा शो करेगा, ठीक है, या रिएक्शंस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी एबनॉर्मल होता है। अब इसमें भी बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है आपका पोस्चरल फिक्सेशन, यानी कि उसका पोस्चर जो होगा वो गड़बड़ होगा। दूसरा है आपका काउंटर इम्पोजिंग। तीसरा है आपका सेविंग रिएक्शन। सेविंग रिएक्शन में बच्चा अपने आप को गिरने से बचाता है। टिल्टिंग रिएक्शन, बहुत ज़्यादा टिल्ट करेगा तो उससे बच्चा अपने आप को बचाएगा। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा टिल्ट कीजिएगा तो वो क्या करेगा, ज़्यादा टिल्ट ना हो करके वो क्या करेगा, अपना शोल्डर या फिर वो अपना बॉडी का किसी पार्ट को वो मूव करके टिल्ट होने से बचाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका राइजिंग रिएक्शन, जो कि उठने में हेल्प करता है। जैसे अगर आप ज़मीन पर बच्चा बैठा हुआ है तो उठने में वो हेल्प करता है, ठीक है। लोकोमोटिव रिएक्शन, ये बच्चों को हेल्प करता है चलने में, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स एक एक करके सबके बारे में। सबसे पहला है आपका स्पास्टिक टाइप, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला क्या आएगा आपका कि फीलिंग ऑफ रेजिस्टेंस टू सडन पैसिव स्ट्रेच इन स्पास्टिक मसल। तो जब भी स्पास्टिक मसल में हम लोग स्ट्रेचिंग देंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस का फील आएगा, ठीक है। दूसरा, शॉर्ट और एबनॉर्मल पुल होने के कारण, मसल्स शॉर्ट होने के कारण, मसल में एबनॉर्मल पुल होने के कारण क्या होगा, एबनॉर्मल पोस्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। जो इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है वो भी एबनॉर्मल होता है, साथ ही साथ सिनर्जी भी देखने को मिलता है। तो ये तो एक चार्ट मैंने बना रखा है, ये अपर लिम का है, ये लोअर लिम का है, कि सिनर्जी आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। सबसे पहला है आपका शोल्डर प्रोट्रैक्शन, शोल्डर एडक्शन, शोल्डर इंटरनल रोटेशन, एल्बो फ्लेक्शन, एल्बो एक्सटेंशन प्रोनेशन, रिस्ट एंड हैंड फ्लेक्शन और अल्नर डेविएशन, ये सब सारा हो गया। लोअर लिम में अगर हम लोग बात करें तो हिप सेमी फ्लेक्शन, हिप एडक्शन, हिप इंटरनल रोटेशन, नी फ्लेक्शन और फुट प्लांटर फ्लेक्शन या इवर्जन या फिर इन्वर्जन, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, जो स्पास्टिक सिनर्जी जो डेवलप होगा ना किसी भी जॉइंट में, उसका जो एंटागनिस्ट मसल्स होगा ना, कोई भी मूवमेंट करवाएंगे तो उसका एंटागनिस्ट जो मसल होगा ना, उसमें भी आपको वीकनेस देखने को मिलेगा, ठीक है। और किसी एक खास तरह का जॉइंट का आइसोलेटेड मूवमेंट करवाना नियरली डिफिकल्ट होता है। इसके कारण से इनकोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, मतलब कोऑर्डिनेटेड वे में मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, जिस तरह से हम लोग पढ़े थे एसोसिएटेड सिम्टम्स के बारे में स्ट्रोक में, ठीक उसी तरह से कि मूवमेंट ऑफ वन पार्ट ऑफ चाइल्ड्स बॉडी मे हैव एसोसिएटेड इंक्रीज इन स्पास्टिसिटी टू अदर बॉडी पार्ट। मतलब कि किसी बच्चे का अगर एक उसके बॉडी का कोई पार्ट अगर आप मूव करेंगे, चाहे वो अपर लिम्ब हो चाहे वो लोअर लिम्ब हो, तो उसके कारण स्पास्टिसिटी देखने को मिलेगा। मतलब स्पास्टिसिटी आपका दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी आपको थोड़ा इंक्रीज्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं एथेटॉइड टाइप का साइन और सिम्टम्स के बारे में, ठीक है। तो एथेटॉइड में सबसे जो पहला साइन और सिम्टम्स है वो है आपका इनवॉलंटरी मूवमेंट, ठीक है। इनवॉलंटरी मूवमेंट आपका एबनॉर्मल होगा। इसका मतलब हुआ कि पर्पसलेस मूवमेंट होगा, वो स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है, एक खास पैटर्न में भी हो सकता है और अनपैटर्न में भी हो सकता है, कोई एक खास पैटर्न में नहीं भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि रेस्ट में भी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स आपका चालू ही रहता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो इनवॉलंटरी मूवमेंट है ये बॉडी के हर एक पार्ट में भी हो सकता है, इंक्लूडिंग आपका फेस और टंग के मसल्स में, ठीक है। हाइपरटोनिया के कारण मूवमेंट जितने भी होंगे ये एबनॉर्मल होंगे और जितने भी फाइन मूवमेंट्स होते हैं वो भी एबनॉर्मल होता है और वीकनेस भी एथेटॉइड वाले में देखने को मिलता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है पुअर फाइन मूवमेंट्स एंड वीकनेस आर कॉमन, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं द अटैक्सिक वाला सीपी के बारे में। इसमें आपका पोस्चर का भी प्रॉब्लम आता है और बैलेंस का भी प्रॉब्लम आता है। मतलब बच्चा अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता है और उसका पोस्चर भी बिगड़ा हुआ रहता है। बच्चा जो होगा वो क्लम्पसी होगा और जितने भी मूवमेंट होंगे वो अनकोऑर्डिनेटेड होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हाइपोटोनिया आपको देखने को मिलेगा और निस्टैग्मस, लो इंटेलिजेंस और स्लर्ड स्पीच भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। क्या मतलब हुआ इसका कि देखिए बच्चा तुरंत तो पैदा होकर के आपको साइन और सिम्टम्स नहीं दिखाएगा सीपी का, अगर किसी को है भी, ठीक है। तो इसीलिए इन्फेंट और बेबी में ये पता कर पाना कि उसको सीपी है ये बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। दूसरा चीज़, जो एथेटोसिस होता है वो आपका
3 साल के आसपास में आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। रेस्ट जितने भी टाइप्स होते हैं सीपी के, वो 3 साल के पहले मतलब कि साल 2 साल में आपको दिखने लगेगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चा में जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और जो न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन होता है वो भी एबनॉर्मल होता है और डेवलपमेंट भी बहुत डिले करके होता है, ठीक है। दूसरा, बच्चों में फीडिंग प्रॉब्लम्स भी होता है, मतलब अच्छे से खाना पीना नहीं खाता है वो, और ज़्यादातर इरिटेटेड रहता है बच्चा, कुछ भी छोटा सा एक चीज़ होगा उसके लेकर के इरिटेटेड ही रहेगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे असेसमेंट के बारे में, क्लिनिकल इवैल्यूएशन के बारे में। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि मैं पहले ही डिस्कस कर दिया। असेसमेंट स्केल के बारे में बात कर रहे हैं। ये 3 स्केल है जिससे हम लोग सीपी के बारे में असेस करते हैं। सबसे पहला है आपका मूवमेंट असेसमेंट ऑफ इन्फेंट, दूसरा है आपका बेली स्केल, और तीसरा है अल्बर्टा इन्फेंट मोटर स्केल, ठीक है। अच्छा, एक और स्केल भी आता है, ये स्पेसिफिकली सीपी के लिए नहीं है, ठीक है। ये एपगर स्केल है और इसको बेसिकली परफॉर्म किया जाता है बच्चे का हेल्थ डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। अब ये एपगर स्केल में 10 स्कोर होते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना ही ज़्यादा बच्चा हेल्दी होगा आफ्टर द बर्थ, ठीक है। तो स्कोरिंग इज डन आफ्टर बर्थ। दूसरा, बेस्ड ऑन टोटल स्कोर ऑफ 1 to 10, दूसरा पॉइंट। तीसरा, जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना ही अच्छा बेबी का हेल्थ होगा। और ये हेल्प करता है बेसिकली कि ये जानने में कि न्यूबॉर्न को तुरंत से मेडिकल केयर की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नोट में मैंने एक बात लिखी है कि नॉट टू मेक लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन। एपगर स्केल आपको लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन के लिए नहीं है, ये बस ये जानने के लिए है कि बच्चा को तुरंत मेडिकल केयर की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट यहाँ पे लिख रखा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इवैल्यूएटिव एनालिसिस के बारे में। इसमें हम लोग टोटल 6 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला है आपका इनिशियल ऑब्जर्वेशन, दूसरा है चाइल्ड्स रिएक्शन टू सर्टेन पोजीशन, तीसरा है विजुअल मोटर असेसमेंट, चौथा है पोस्चर एंड मूवमेंट कंपनसेशन, पांचवा है न्यूट्रिशन, और छठा और लास्ट है आपका ऑक्सीजन। पहला बात करते हैं हम लोग, पहला है इनिशियल ऑब्जर्वेशन। इनिशियल ऑब्जर्वेशन में जो पेरेंट और चाइल्ड के बीच का जो इंटरैक्शन है उसको बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और पेरेंट से आपको बात करना है कि बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। जितनी भी तरह का प्रॉब्लम्स है वो सारे चीज़ आप पेरेंट से सुनेंगे, ठीक है। और जो असेसमेंट होगा उसका जो अप्रोच होगा वो प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 नाम है। एक का नाम है आपका ग्रॉस मोटर फंक्शन क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये बेसिकली एक मेजरमेंट सिस्टम है जिससे हम लोग सीपी चाइल्ड को असेस करते हैं। दूसरा है आपका फंक्शनल इंडिपेंडेंस मेज़र। इससे बेसिकली हम लोग डिपेंडेंसी को असेस करते हैं कि कितना डिपेंडेंट है बेबी या कितना नॉन डिपेंडेंट है। तीसरा है आपका पीडियाट्रिक इवैल्यूएशन एंड डिसेबिलिटी इन्वेंट्री। इससे भी हम लोग बेबी को असेस करते हैं, जो सीपी के जो बेबीज़ हैं उन्हें असेस करते हैं। चलिए, दूसरा जो पॉइंट था वो था आपका रिएक्शन टू प्लेसमेंट इन पोजीशन। इसमें क्या है कि थेरेपिस्ट को वो सारे जो पोस्चर हैं उनको असेस करना है, मेनली उस पोस्चर को असेस करना है और उस पोस्चर को नोट डाउन करना है जो पोस्चर बेबी या चाइल्ड कंप्लीटली अवॉइड करता हो, ठीक है। दूसरा, आपको ऑब्जर्व करना है कि अगर चाइल्ड को कोई सपोर्ट सरफेस अगर आप दे रहे हैं, जैसे कि खड़ा नहीं हो पा रहा है वो, तो खड़ा होने के लिए आप जो उसको सपोर्ट सरफेस दे रहे हैं उस पर वो कैसे रिएक्ट कर रहा है और उससे वो कितना अपना बॉडी का कांटेक्ट बनाए हुए है, ठीक है। तो ये सभी सारी चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट था वो था आपका सपोर्ट सरफेस कांटेक्ट इज़ इसेंशियल फॉर वेट बियरिंग एंड वेट शिफ्टिंग। मतलब ये कि जो सपोर्ट सरफेस था वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका वेट बियरिंग ट्रेनिंग करवाने के लिए और वेट शिफ्टिंग ट्रेनिंग करवाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, फॉल्टी पोस्चर तो चाइल्ड का होगा, तो जब आप उसको करेक्ट पोस्चर में लाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फील होगा। तो रेजिस्टेंस फील होने का मतलब ही वही है कि उसका मसल का टोन जो है वो बढ़ा हुआ है। ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तीसरा आता है आपका विजुअल मोटर असेसमेंट। इसमें पहला पॉइंट ये है कि देखिए, बॉडी को अपराइट अलाइनमेंट में रखने के लिए और बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल में रखने के लिए स्पाटियल जजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है
कि जो चिल्ड्रन होते हैं जिनमें सीपी का प्रॉब्लम होता है, वो आई मूवमेंट और हेड मूवमेंट दोनों को सेपरेटली नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो विजुअल मोटर असेसमेंट में इन्हीं सब असेसमेंट का जिक्र होता है। तीसरा पॉइंट है कि जो मूवमेंट है, पोस्चर स्टेबिलिटी है और जो मसल एक्टिवेशन है, ये सब सारा चीज़ आपका डिपेंड करता है विज़न के ऊपर, ठीक है। तो विजन का इशू आएगा तो मूवमेंट कम में भी प्रॉब्लम आएगा, पोस्चरल स्टेबिलिटी में भी प्रॉब्लम आएगा और मसल एक्टिवेशन वगैरह में भी प्रॉब्लम आएगा। अब मसल एक्टिवेशन में प्रॉब्लम आएगा तो क्या होगा, मूवमेंट सही से होगा नहीं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं पोस्चर एंड मूवमेंट कंपनसेशन, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है सीपी में कि देयर इज़ लैक ऑफ हेड कंट्रोल, मतलब हेड कंट्रोल सही से हो नहीं पाता। दूसरा, जो बॉडी का जो अलाइनमेंट है वो मिड लाइन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहता है, एक जो मिड लाइन में होना चाहिए वैसा नहीं होता है, या तो लेटरल की तरफ हल्का होगा, ठीक है, वो या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, ठीक है। और ट्रंक में स्ट्रेंथ भी बहुत कम होता है, ठीक है, जिसके कारण कंपनसेटरी मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कंपनसेटरी मूवमेंट को भी आपको असेस करना है कि कंपनसेटरी मूवमेंट कौन कौन सा है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें आएंगी। दूसरा क्या है कि मोबिलिटी जो है, बॉडी का जो मोबिलिटी होता है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड होता है, क्योंकि सेंट्रल कोर का जो मसल्स होता है उसमें स्टेबिलिटी नहीं होता, ठीक है। और ये धीरे धीरे एज के साथ साथ बढ़ते जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि लैक ऑफ सेंट्रल कोर स्टेबिलिटी इन बॉडी रेस्ट्रिक्ट्स फुल मोबिलिटी एंड इट इंक्रीजेज विथ एज। ओके, आगे बढ़ते हैं। केयरफुल एनालिसिस ऑफ पोस्चरल एडजस्टमेंट एंड मूवमेंट पैटर्न ऑफ द चाइल्ड। इसमें हम लोग बेसिकली एनालिसिस करते हैं पोस्चरल एडजस्टमेंट और मूवमेंट पैटर्न, ठीक है, ये दोनों असेस करते हैं हम लोग सीपी बच्चों में। नेक्स्ट आता है आपका न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट ऑफ न्यूरो मोटर फंक्शन, ठीक है। देखिए, जो न्यूट्रिशन के डेफिशिएंसी होने के कारण ना बिहेवियरल डिफरेंसेस और अटेंशन और लर्निंग में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। दूसरा, सीपी के बच्चों में अनकोऑर्डिनेटेड पैटर्न होता है मैंडिबल और टंग के मोशन का, इसीलिए उनका जो ईटिंग होता है वो बहुत कम हो जाता है, और ईटिंग अगर कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है लॉस ऑफ न्यूट्रिशन तो होगा ही। तो इसीलिए बाहर से कुछ सप्लीमेंट दिया जाता है, टू सप्लीमेंट न्यूट्रिशनल डाइट दिया जाता है। कैसे बच्चों में? वैसे बच्चे जिनमें सेरेब्रल पाल्सी का प्रॉब्लम है। और कुछ फैक्टर्स हैं, उनको हमेशा माइंड में रखना चाहिए जब भी आप कोई सप्लीमेंट दे रहे हो। कौन कौन सा फैक्टर? बच्चों का एज, उनका साइज, एक्टिविटी लेवल और ग्रोथ फैक्टर्स। तो ये सभी चीज़ें दिमाग में होना चाहिए और उसके बाद ही कोई तरह का सप्लीमेंट उन्हें दिया जाता है। सप्लीमेंट्स में क्या क्या दिया जाता है? प्रोटीन दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, एडिक्वेट हाइड्रेशन दिया जाता है। तो ये सब सारा चीज़ क्या करता है? ये सब सारा चीज़ मसल को बिल्डअप करता है और स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है, जिससे कि मोटर स्किल जल्दी डेवलप होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कंसिडरेशन ऑफ सप्लीमेंट ऑक्सीजन या ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए, ऑक्सीजनेशन ऑफ मसल टिश्यू इज कंसीडर्ड इसेंशियल फॉर स्मूथ मूवमेंट कंट्रोल, ठीक है। तो मसल टिश्यू में हमेशा ऑक्सीजन का लेवल सफिशिएंट होना चाहिए, तभी आपका स्मूथ मसल कंट्रोल होगा, वरना नहीं होगा। दूसरा चीज़, जो आपका मूवमेंट का जो पैटर्न है वो फास्टर और स्ट्रॉन्गर रखने के लिए रेस्पिरेशन का वहाँ बहुत बड़ा डीप रोल है। इसलिए सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि रेस्पिरेशन हैज़ अ डीप रोल इन फास्टर और स्ट्रॉन्गर मूवमेंट पैटर्न्स, ठीक है। तीसरा, डिक्रीज इन लेवल ऑफ ऑक्सीजन कैन लीड टू इम्पेयर्ड कॉग्निटिव एंड फिजिकल परफॉर्मेंस। तो अब देखिए कि ऑक्सीजन का लेवल का घटने के कारण कौन कौन सा इम्पेयरमेंट आ रहा है। पहला तो फिजिकल परफॉर्मेंस में भी उसमें कटौती आएगा, दूसरा कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी देखने को मिलेगा। तो ये था आपका क्लिनिकल इवैल्यूएशन, ठीक है, क्लिनिकल इवैल्यूएशन। अभी हम लोगों ने सारा ये 6 पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं असेसमेंट ऑफ अ सीपी चाइल्ड। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं प्री नेटल हिस्ट्री, जिसमें हम लोग बात करते हैं एज ऑफ द मदर, ठीक है, कॉन्सैंग्विटी मैरिज, ठीक है। तीसरा है आपका ड्रग्स टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्रग अब्यूज़ जैसे कि अल्कोहल वगैरह हो गया या कई तरह के ड्रग्स, नशे वाले जो ड्रग्स होते हैं वो सब सारा इसी में इंक्लूडेड है। टॉर्च इन्फेक्शन, ठीक है, टॉर्च इन्फेक्शन। फिर नेक्स्ट आता है आपका हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन और मल्टीपल प्रेगनेंसी, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट हिस्ट्री, वो है आपका पेरीनेटल हिस्ट्री। इसमें आता है आपका हिस्ट्री ऑफ एस्फिक्सिया, हिस्ट्री ऑफ प्रोलॉन्ग्ड लेबर पेन, टाइप्स ऑफ डिलीवरी जिसमें कि आ जाएगा आपका फोर्सेप्स डिलीवरी, वैक्यूम डिलीवरी, ठीक है।
अब चलिए तीसरा हिस्ट्री में आते हैं, वो है आपका पोस्ट नेटल हिस्ट्री। इसमें आता है आपका डिलेड बर्थ क्राई, चाइल्ड वेट अगर कम है वो भी एक कारण है, ठीक है। फिर आता है आपका हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा टू ब्रेन ड्यूरिंग फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ, मतलब कि पहले 2 साल में कोई तरह का ट्रॉमा या माथा में किसी भी तरह का चोट, ठीक है। और फिर आता है आपका न्यूट्रिशनल हैबिट्स ऑफ चाइल्ड। अब देखिए न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण भी कॉग्निटिव फंक्शन में कई तरह का इम्पेयरमेंट्स या और भी तरह के इम्पेयरमेंट्स होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है चाइल्ड के लिए। नेक्स्ट आ जाइए, वो है आपका हिस्ट्री ऑफ नियोनेटल मेनिंजाइटिस, जॉन्डिस एंड हाइड्रोसिफेलस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑन ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या क्या चेक करेंगे, बिहेवियर चेक करते हैं, कम्युनिकेशन चेक करते हैं, इन्वॉलंटरी मूवमेंट चेक करते हैं, डिफॉर्मिटी एंड कॉन्ट्रैक्चर को देखते हैं, ट्रॉपिकल चेंजेस जितने भी हैं वो सब सारी चीज़ों को चेक करते हैं। फिर पोस्चरल फॉल्ट जो एबनॉर्मल पोस्चर है उसको चेक करते हैं, गेट एबनॉर्मलिटी उसको चेक करते हैं, या फिर कोई एक्सटर्नल कुछ एप्लियंसेस वगैरह कुछ पहना हुआ तो नहीं है, उस सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो एबनॉर्मल पोस्चर है और ये जो गेट एबनॉर्मलिटी है इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है और बहुत डिटेल में हम लोगों ने बात किया था सारे टाइप्स ऑफ गेट, एबनॉर्मल गेट के बारे में, और पोस्चर के बारे में भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात किया है कि कैसे असेस करते हैं हम लोग पोस्चर वगैरह, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है वो है आता है आपका पोजीशन ऑफ चाइल्ड, ठीक है। पोजीशन ऑफ चाइल्ड कह लीजिए या फिर बॉडी पोस्चर ऑफ चाइल्ड कह लीजिए। फिर आता है अटेंशन स्पैन, कितनी देर के लिए बच्चा अटेंटिव रहता है किसी भी बात को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पोस्चरल कंट्रोल एंड अलाइनमेंट, अलाइनमेंट ऑफ बॉडी और पोस्चरल कंट्रोल, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका यूज़ ऑफ लिम्स एंड हैंड। तो ये सब सारी चीज़ों को हम लोग चेक करते हुए चलते हैं, असेस करते हुए चलते हैं बारी बारी से, ठीक है। फिर आता है पॉइंट आपका एटीट्यूड्स ऑफ लिम्ब ड्यूरिंग प्लेइंग एंड पोजिशनिंग। तो मान लीजिए कि किसी एक खास पोजीशन में आप बेबी को या बच्चे को आप रख रहे हैं, तो उसमें उसके लिम्ब के पोजीशन को आप लोग चेक करते हैं, ठीक है। लिम्ब के पोजीशन, लिम्ब में आपका अपर लिम्ब भी आ जाएगा, लोअर लिम्ब भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सेंसरी एस्पेक्ट। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि चाइल्ड जो है उसका विज़न, हियरिंग, टच, स्मेल, टेम्परेचर, ये सब सारा जो सेंसेशन है वो उसका इंटैक्ट है यानी कि नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं डिफॉर्मिटी के बारे में। तो डिफॉर्मिटी में जो इसमें सबसे कॉमन डिफॉर्मिटी है वो है आता है आपका विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी ऑफ हिप, जिसमें एक साइड हिप का फ्लेक्स होगा, एबडक्टेड होगा और एक्सटर्नली रोटेटेड होगा, और दूसरा जो हिप है वो फ्लेक्स्ड होगा, अडक्टेड होगा और इंटरनली रोटेटेड होगा, ताकि पोस्टीरियर डिसलोकेशन ना हो। इसके अलावा हम लोग हायर कॉग्निटिव फंक्शन को चेक करेंगे, असेस करेंगे, जिसमें मेमोरी, अटेंशन, ये सब सारी चीज़ें आएंगी। फिर आता है आपका क्रेनियल नर्व इंटेग्रिटी, ठीक है। तो चूंकि देखिए इसमें फीडिंग और स्वॉलोइंग का प्रॉब्लम्स आता है, इसलिए हम लोग लोअर क्रेनियल नर्व को चेक करते हैं। साथ ही साथ इसमें विजुअल में डिफेक्ट भी आता है, तो इसलिए हम लोग ऑप्टिक नर्व को चेक करते हैं, और साथ ही साथ ऑडिटरी डिफेक्ट होने के कारण हम लोग ऑडिटरी नर्व को भी चेक करते हैं, ठीक है। आगे आता है आपका स्पेशल सेंसेस, जिसमें कि आपका विजुअल एंड ऑडिटरी डिफेक्ट आ जाएगा। साथ ही साथ सेंसेशन भी इसी में आ जाएगा, जिसमें टेक्टाइल और वेस्टिब्यूलर सेंसेशन या तो बढ़ा हुआ मिल सकता है या तो घटा हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑन एग्जामिनेशन। तो हम लोग इसमें क्या क्या चेक करते हैं ऑन एग्जामिनेशन में, सेंसरी एग्जामिनेशन, मोटर एग्जामिनेशन। मोटर में हम लोग चेक करते हैं टोन एबनॉर्मैलिटी, कहीं का वीकनेस है या नहीं, वीकनेस ऑफ मसल। फिर वॉलंटरी कंट्रोल का लॉस है या फिर वॉलंटरी कंट्रोल सही है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन जो है वो डिक्रीज्ड तो नहीं है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपको ऑन एग्जामिनेशन में ही रेंज ऑफ मोशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें हम लोग टाइटनेस और कॉन्ट्रैक्चर को चेक करते हैं। नॉर्मली इसमें टाइटनेस और कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होने का चांसेस जो नॉर्मली होता है वो होता है आपका हिप एडक्टर में, हैम्स मसल में और काफ मसल में। नेक्स्ट आ जाइए एंथ्रोपोमेट्रिक एग्जाम। इसमें हम लोग हाइट चेक करते हैं बच्चे का वेट चेक करते हैं, उसका हेड का सरकमफेरेंस चेक करते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट एंथ्रोपोमेट्रिक एग्जाम के बाद पोस्चर, ठीक है। तो पोस्चर को हम लोग एसेस करेंगे, बैलेंस और गेट को एसेस करेंगे। अब देखिए बैलेंस जो होता है वो ज़्यादा अफेक्टेड होता है आपका एथेटॉइड सीपी में और एटैक्सिक सीपी में, ठीक है, ज़्यादातर। नेक्स्ट आ जाएगा आपका बॉवेल और ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट और उसके साथ साथ फंक्शनल कैपेसिटी। तो ये देखिए ये मैंने बात की सेरेब्रल पाल्सी के असेसमेंट के बारे में, ठीक है। तो मोस्टली असेसमेंट मैंने पहले भी कहा था और अभी दोबारा कह रहा हूँ, असेसमेंट जो जितने भी न्यूरोलॉजिकल केसेस के होते हैं या वो सारे करीब करीब सेम होते हैं। कुछ 1-2 पॉइंट्स जो होता है वो स्पेसिफिक किसी खास केसेस में होता है जो कि टेस्ट वगैरह इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका असेसमेंट।
अब हम लोग सबसे लास्ट में बात करने जा रहे हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट हम लोग डिफरेंट फेजेस में बात करेंगे। पहला फेज़ जो है वो है आपका इन्फेंसी वाला पीरियड। इसमें एम के बारे में हम लोग जान लें तो सबसे पहला तो एम है आपका फैमिली एजुकेशन, ठीक है, फैमिली एजुकेशन। तो आप बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको तो इस बीमारी के बारे में पता है, बट हो सकता है कि पेरेंट को नहीं पता, ठीक है। तो आपको पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि ये इस बीमारी में होता क्या है और इस बीमारी में वो अपने बच्चे का किस ढंग से ख्याल रख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्हें बतानी है, जैसे कि आप अपने और बच्चों के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको अच्छे से रखिए, ठीक है। इसमें ये बच्चों को प्रॉब्लम आती हैं तो आप उनका केयर इस तरीक़े से कीजिए। तो सारी चीज़ें जो भी साइन और सिम्टम्स है सबके बारे में सबको एजुकेट करना है पेरेंट्स को, ठीक है। दूसरा जो आता है वो होता है आपका हैंडलिंग एंड केयर, ठीक है। तो पेरेंट को एज अ पेरेंट बच्चों को आपको हैंडल करना, प्यार से हैंडल करना है। उन सीपी के चाइल्ड को ऐसे भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तीसरा, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको हेड और नेक के कंट्रोल को इस्टेब्लिश करना है बच्चों में। चौथा, अपराइट पोजीशन को हमेशा मेंटेन करके रखना है। पांचवा, इन्फेंट और पेरेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है उसको इम्प्रूव करना है, उस पर ध्यान देना है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेरेंट से बात करे, उनसे ज़्यादा चिपक के रहे, उनसे ज़्यादा सट के रहे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। छठा है आपका प्रमोट सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, उसका सेंसरी और मोटर डेवलपमेंट करवाना है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल स्किल्स एंड प्ले, क्या मतलब हुआ इसका कि छोटे छोटे एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करना है, उसके साथ खेलना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आता है आपका इम्प्रूव फीडिंग एंड रेस्पिरेशन। अब ये तो आपने पहले भी देखा साइन एंड सिम्टम्स में कि फीडिंग जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, न्यूट्रिशन जो होता है वो बहुत कम इनटेक हो पाता है। तो अब वो अच्छी चीज़ तो है नहीं, तो आपको फीडिंग को भी इम्प्रूव करना है, साथ ही साथ में रेस्पिरेशन को भी इम्प्रूव करना है। अगला पॉइंट जो है वो है आपका इम्प्रूव प्रोपायोसेप्टिव एंड वेस्टिब्यूलर फंक्शन, ठीक है। 10वां जो पॉइंट आता है वो आता है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट, और जो सबसे लास्ट एम है वो है आपका फैसिलिटेटिंग मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ जो भी आप करवा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि वो मदर के लैप में हो या मदर के बॉडी से जितना क्लोज हो, मदर के फेस से जितना क्लोज हो उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो बच्चा कोऑपरेट करेगा फिर। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो भी पॉइंट्स लिखे थे ना हमने एम में, तो उसमें से जो पॉइंट मुझे लगा कि वो एक्सप्लेन करने के लायक है, तो फिर मैंने वो पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो सबसे पहला है फीडिंग एंड रेस्पिरेशन। एक पोजीशन होता है जिस पोजीशन का नाम है आपका प्रॉप्ड अप सीटिंग, ठीक है। उस पोजीशन में फीड करवाना आसान होता है, तो उस पोजीशन को हम लोग पेरेंट को सिखाएंगे कि आप जनरली इसी पोजीशन में खाना खिलाइए अपने बच्चों को, ठीक है। हेड और नेक का पोजीशन हमेशा न्यूट्रल रखना है खाना खिलाते वक्त, और हेड थोड़ा स्लाइटली फ्लेक्स्ड होता है अगर रखेंगे खाना खाते वक्त, तो क्या होगा कि फीडिंग में बहुत आसानी होगा। डीप रेस्पिरेशन थोड़ा आसान होगा, कैसे? अगर प्रेशर को अप्लाई करेंगे ना साइड लाइन में थॉरेक्स पे, एक हाथ थॉरेक्स पे रख करके और एक हाथ एब्डोमिनल में रख करके, इंस्पिरेशन के पहले हल्का सा प्रेशर अगर अप्लाई करेंगे खाना खाने से पहले, तो उससे क्या होगा, डीप रेस्पिरेशन में आसानी होगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट में आते हैं, फैसिलिटेट सेंसरी मोटर डेवलपमेंट। अच्छा, यहाँ पे मैंने बस वही लिख रखा है कि डीप रेस्पिरेशन कैन बी फैसिलिटेटेड बिफोर फीडिंग बाय अप्लाइंग प्रेशर इन द थॉरेक्स एंड एब्डोमिनल एरिया बिफोर इंस्पिरेशन, ठीक है। तो हम लोगों को प्रेशर कहाँ पे लगाना है, थॉरेक्स पे लगाना है और एब्डोमिनल एरिया पे लगाना है। बहुत स्लाइट प्रेशर लगाना है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना है, ठीक इंस्पिरेशन के पहले, खाना खिलाने से पहले, ठीक है। तो हर बार जितना बार भी इंस्पिरेशन करेगा उसके पहले थोड़ा सा हल्का प्रेशर लगाना है, जिससे कि डीप रेस्पिरेशन करने में उसको हेल्प मिलेगा, ठीक है। अगला पॉइंट था आपका फैसिलिटेट सेंसरी मोटर डेवलपमेंट। इसमें कई सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, मोस्टली ट्रांजिशनल एक्टिविटीज़ करवाते हैं, ठीक है। एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन में चेंज करवाते हैं। रीचिंग एक्टिविटीज़ हैं, रोलिंग है, सिटिंग है, क्रॉलिंग है, ये सब सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। दूसरा, बच्चों के सामने डिफरेंट सरफेसेस रखते हैं, ठीक है, ताकि उसको उस पर रोल करवा सके, या बच्चा खुद से क्रीप करे या क्रॉल करे, या इवन बेयर फुट उस पर चल सके, ठीक है। अगला पॉइंट आता है आपका इम्प्रूव प्रोपायोसेप्टिव वेस्टिब्यूलर फंक्शन। इसमें आता है कि डिफरेंट स्टिमुलस बच्चों को देना है, ताकि वो स्टिमुलस उस पर जाए तो उस पर रिएक्ट करे, ठीक है। जैसे कि टच का स्टिमुलस, प्रेशर का स्टिमुलस, रेजिस्टेंस का स्टिमुलस, ठीक है। इससे क्या होगा कि मूवमेंट को स्टिमुलेट होगा, ठीक है।
अब आता है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्रू मोटर एक्शंस, टच और बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, इससे आपका लैंग्वेज जो होता है वो डेवलप होगा बच्चों में। फिर आता है आपका फैसिलिटेटिंग मोटर डेवलपमेंट। अब देखिए जो पहला पॉइंट है आपका वो है आपका पोस्चरल स्टेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है। तो हेड जो है वो हमेशा स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बेबी अगर 0 से 3 मंथ का है तो उसका हेड स्टेबल होना चाहिए जब वो प्रोन लाइंग कर रहा होगा, ठीक है। अगर 3 महीना से ज़्यादा है या 3 मंथ्स तक का है तो जब वो अपने फोरआर्म पे अपना वज़न लेना शुरू करेगा उस वक्त उसका हेड स्टेबल होना चाहिए। अगर वो 6 मंथ या उससे ओल्डर है तो जब वो अपना हाथ पे वज़न लेना स्टार्ट करे या फिर अपना हाथ और अपना घुटना पे वज़न लेना स्टार्ट करे उस वक्त उसका हेड जो होगा वो स्टेबल रहना चाहिए। फिर जब क्रॉलिंग करता है या हाफ नीलिंग करता है हैंड का सपोर्ट लेकर के तो 9 से 11 महीने में उसका पोस्चरल जो उसका हेड है वो स्टेबल होना चाहिए। और फिर 1 साल के बाद बियर वॉकिंग जब बेबी करना शुरू कर देता है उस वक्त भी उसका स्टेबल होना चाहिए उसका हेड, ठीक है। तो ये तो रहा कि पोस्चरल स्टेबिलिटी ऑफ हेड डिफरेंट मंथ, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सेप्टेंस टू प्रोन पोजीशन। इसमें क्या करना है कि प्रोन पोजीशन पे होल्ड करके रखना है सॉफ्टर सरफेस पे ज़्यादा देर के लिए, ठीक है, जितना देर के लिए कर पाए, ठीक है। तीसरा आ जाता है आपका पोस्चरल स्टेबिलिटी ऑफ शोल्डर गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। सेम इसी तरह सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंट मंथ्स के लिए डिफरेंट पोजीशन में पोस्चरल स्टेबिलिटी होना चाहिए, किसका, शोल्डर गर्डल का और पेल्विक गर्डल का। पहला है आपका जब बच्चा अपने फोरआर्म पे वेट लेना शुरू कर दे, ये होता है आपका 3 मंथ्स के आसपास, ठीक है। फिर आ जाता है आपका कि ऑन हैंड अपना हाथ पे वो वजन लेना शुरू कर दे, वो होता है आपका 6 मंथ्स के बाद। फिर आ जाता है आपका कि हाथ और घुटना और अपना जो आर्म है वो बेबी का क्या करते हैं हम लोग फॉरवर्ड की और आगे की ओर स्ट्रेच करते हैं ग्राउंड के ही अलॉन्ग, और उसको हाथ में कुछ टॉय या कुछ भी ऐसा कुछ खेलने का चीज़ पकड़ा देते हैं। इससे क्या होता है, इससे भी आपका पोस्चरल स्टेबिलिटी इंप्रूव करता है। एक पोजीशन होता है आपका पाइवोट प्रोन पोजीशन, ठीक है। पाइवोट प्रोन पोजीशन में बच्चे को रखते हैं और उसके बाद उसका आर्म को एक्सटेंड कर देते हैं हवा में। इससे क्या होता है, जो स्टेबलाइजर्स मसल होते हैं शोल्डर गर्डल के, स्टेबलाइजर्स मसल ऑफ शोल्डर गर्डल एंड पेल्विक गर्डल, ये सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये कौन से महीने में होगा, 8 से 10 महीने में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, मेंटेनिंग हाफ नीलिंग और अपराइट नीलिंग, ठीक है। तो या तो हाफ नीलिंग हो या फिर अपराइट नीलिंग हो, इससे क्या होगा, इससे पेल्विक गर्डल का स्टेबिलिटी इंप्रूव होता है। फिर इन दी एंड हम लोग बात कर रहे हैं ऑन एल्बो एंड नीज एंड ऑन हैंड्स, ठीक है। तो अब क्या करना है कि बेबी या तो एल्बो पे अपना वजन ले, एल्बो और घुटने में अपना वजन ले, या फिर अपना हाथ और अपना घुटने में वजन ले। ये कब होगा, 4 से 6 महीने में। तो इससे भी क्या होगा कि पोस्चरल स्टेबिलिटी ऑफ शोल्डर गर्डल और पेल्विक गर्डल ये दोनों इंप्रूव होगा। तो ये तो रहा डिफरेंट मंथ्स के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट ही। नेक्स्ट आपका जो एम था मेंटेनिंग एन अपराइट पोजीशन, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एडॉप्टेड चेयर हम लोग यूज़ करते हैं या फिर स्टैंडिंग फ्रेम यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर वॉलंटरी मूवमेंट प्रेजेंट है तो ऑर्थोसिस वगैरह यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम लोग स्विस बॉल पे बच्चे को बैठाते हैं, वेस्टिब्यूलर बोर्ड का यूज़ करते हैं। ये सब सारी चीज़ें हम लोग चैलेंजेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब आपका इन्फेंसी वाला पीरियड खत्म होता है, अब हम लोग बात कर रहे हैं प्री स्कूल वाला पीरियड, मतलब स्कूल से पहले वाला पीरियड, ठीक है। इसमें आपका जो मेन एम होता है वो आपका प्राइमरी एम्पेयरमेंट को घटाना होता है और सेकेंडरी एम्पेयरमेंट को रोकना होता है। इसलिए इस पीरियड में हम लोग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में कौन कौन सा आएगा, इस स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में हम लोग ट्रांजिशनल मूवमेंट करवाते हैं, वो भी ग्रेविटी के अगेंस्ट में। कंसेंट्रिक और एसेंट्रिक एक्सरसाइजेस करवाते हैं, और जो भी स्ट्रेंथनिंग का जो मूवमेंट है वो सिनर्जिस्टिक मूवमेंट पैटर्न के अंदर में ही होगा, ठीक है। उसके अंडर ही करवाएंगे, उससे ज़्यादा बाहर लेकर के नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए दूसरा जो होता है एम वो होता है आपका रिड्यूस स्पास्टिसिटी, ठीक है। तो रिड्यूस स्पास्टिसिटी के लिए हम लोग रेंज ऑफ मोशन का एक्सरसाइजेस करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसको एंटी सिनर्जिस्टिक पैटर्न में हम लोग पोजीशन करेंगे, ठीक है। चलिए, और तीसरा जो है वो आता है आपका माइल्ड स्ट्रेचिंग, यानी माइल्ड स्ट्रेचिंग देंगे। तीसरा जो है आपका पीटी मैनेजमेंट वो है आपका इंक्रीज मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें अगेन सेम रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेचिंग, स्प्लिंटिंग का यूज़ करते हैं और प्राइम मूवर ऑफ जॉइंट का स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, ठीक है।
अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं डिफॉर्मिटी के बारे में। तो डिफॉर्मिटी को रोकने के लिए हम लोग ऑर्थोसिस का यूज़ करते हैं या फिर स्प्लिंट का यूज़ करते हैं, टेपिंग का भी हेल्प लेते हैं और बॉडी के अलाइनमेंट को एकदम प्रॉपर रखते हैं और पोस्चरल अलाइनमेंट को भी एकदम प्रॉपर रखते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंस्ट्रेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी। ठीक है, उसके अलावा मूवमेंट जो भी होगा वो गोल ओरिएंटेड होगा, इंटरेस्टिंग होगा तभी बच्चा आराम से करेगा और उसके लिए उसको मोटिवेशन भी मिलेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो एक्सरसाइजेस को चैलेंजिंग होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए, कुछ भी नहीं करवाना है, एक खास चैलेंजिंग टास्क देना है और उसके साथ साथ उसका कुछ मतलब भी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ओरोमोटर रिहैबिलिटेशन करते हैं ताकि स्ट्रेंथ, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो सके ओरल मसल्स का। ठीक है, नेक्स्ट पीटी मैनेजमेंट है आपका इम्प्रूव एम्बुलेटरी कैपेसिटी, चलने फिरने की कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो उसके लिए वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे, बैलेंसिंग को इम्प्रूव करेंगे, वॉकर और क्रच को देंगे अगर नेसेसरी है तो। ठीक है, और अगर बहुत हद तक सही है तो ट्रेडमिल का ट्रेनिंग करवाएंगे। अब अगर बहुत ज़्यादा डिसेबल्ड चिल्ड्रेन है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मोटराइज्ड व्हील चेयर को देते हैं। ठीक है, 7वां पॉइंट है वो है आपका इम्प्रूव प्ले। इसमें बच्चों को इनकरेज करेंगे कि जाओ खेलो। ठीक है, मोटिवेट करेंगे बच्चों को, उसको खिलौना वगैरह ला करके देंगे। पेरेंट खुद अपना इन्वॉल्वमेंट बच्चों को देंगे ताकि बच्चा को खेलने का एक माहौल मिल सके। ठीक है, अब आ जाते हैं स्कूल वाला पीरियड और एडोलसेंस वाला पीरियड। इसमें क्या करेंगे, एक्टिविटी को ज़्यादातर जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उन सभी को बोलेंगे कि करो ज़्यादातर एक्टिविटी। मोबिलिटी को हम लोग इम्प्रूव करेंगे, इंड्योरेंस को इम्प्रूव करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गेट ट्रेनिंग करवाएंगे, ऑर्थोसिस अगर नेसेसरी है तो ऑर्थोसिस देंगे, रेगुलर एक्सरसाइजेस करवाना है, डाइट और न्यूट्रिशन प्रॉपर चाहिए उसमें। स्कूल में कई तरह का प्रोग्राम होता है, पार्टिसिपेशन होता है, उन सभी चीज़ों में हम लोग बोलेंगे कि हाँ बच्चा पार्टिसिपेट करे। तो ये सब सारा चीज़ पॉसिबल तभी है जब गार्जियन इन्वॉल्व होगा, गार्जियन से जब अच्छा इंटरेक्शन होगा। ठीक है, उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि खास आर्किटेक्चर थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है बेबी के अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग, जैसे कि रैम्प्स हो गया, रेल्स हो गया। तो ये सब बेसिकली एक सपोर्ट है ताकि बच्चा आराम से चल सके। फिर आता है आपका स्कूल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जैसे कि स्कूल के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, गेम्स में भाग लेना है, एथलेटिक में भाग लेना है, टीम पार्टिसिपेशन करना है। इन सभी चीज़ों से क्या होगा, सेल्फ स्टीम डेवलप होगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्त बनाने के लिए मोटिवेट करेंगे। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ एक चीज़ इसमें खास ख्याल रखना है कि ऐसा एक्टिविटी या ऐसा खेल खेलने के लिए नहीं दे देना है जिसके कारण इंजुरी हो। ठीक है, ताकि कॉम्प्लिकेशन जहाँ तक हो उसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दी एंड आता है आपका एडल्टहुड वाला पीरियड। एडल्टहुड वाले पीरियड में हम लोग हमेशा फंक्शनल स्किल को इम्प्रूव करते हैं, जिसमें हम लोग कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस पे ध्यान देते हैं, वेट कंट्रोल पे ध्यान देते हैं, पोस्चरल कंट्रोल पे ध्यान देते हैं, यानी कि पोस्चर मेंटेन करके चलते हैं, फिटनेस क्लब्स वगैरह ज्वाइन करवाते हैं, स्विमिंग, व्हील चेयर और एरोबिक्स, ये सभी सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। व्हील चेयर तभी प्रोवाइड करेंगे जब नेसेसरी हो, वरना नहीं करेंगे। इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा रिहैबिलिटेशन जो चलता है वो रेगुलर बेसिस पे चलते रहता है और साथ ही साथ सोशल एक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आपका पूरा का पूरा सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।